गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। माई सेल्फ पे आप जानते हो राजीव जांगीर, नाम तो सुना होगा सबने, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप 10th पास करके आए हो, बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास करके आए हो, उसके लिए आपको सभी को बधाइयाँ। तो आप अब साइंस के स्टूडेंट हो चुके हो। कुछ बच्चों ने मैथमेटिक्स ली है, कुछ बच्चों ने बायो ली है। उनके पीछे उनका एम है। जो जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स ली है उन्हें में से ज़्यादातर बच्चों का एम जो होता है वो नेवी, एयरफोर्स और एनडीए का ही होता है। और जो बच्चे बायो सब्जेक्ट का चुनाव जिन्होंने किया है, उन बच्चों का एम नीट को क्लियर करके डॉक्टर बनने का होता है। तो देखिए बच्चों, आप साइंस के स्टूडेंट हो गए हो। आपसे 10th क्लास में आपने कैसे स्टडी की है वो अलग बात है। अब आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको दो बातें याद रखनी है साइंस के स्टूडेंट के लिए, कि सबसे पहले आप में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है और दूसरा रेगुलरिटी होनी ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन और प्लस रेगुलरिटी में रहोगे तो आप अपने जो भी आपका एम है वो आप अच्छे से हासिल कर सकते हो। रेगुलरिटी का मतलब यही है कि आपको नियमित रूप से क्लास अटेंड करनी है। जो भी हर सब्जेक्ट का जो वीडियो आपको भेजा जाता है उस पूरे वीडियो को आपको देखना है और होमवर्क आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। सभी बच्चे आज ही फेयर कॉपी डाल लेंगे, मोटी फेयर कॉपी डालनी है और उसमें होमवर्क शुरू कर देंगे और जितना भी पढ़ाया जाता है उतना डेली रिवाइज करेंगे। कॉपी में लिखने के पश्चात आप उसको रिवाइज करोगे डेली, ठीक है बच्चों। तो हमें क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा कि जो 11th क्लास है वो 12th क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बच्चे ये सोचते हैं कि हमें केवल बोर्ड क्लास होती है उसी में पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है और उसमें परसेंटेज लाने होते हैं। परसेंटेज इज़ नथिंग। परसेंटेज कुछ नहीं है। परसेंटेज से आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो, घर वाले को संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन परसेंटेज से आप अपने एम तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपका कोई एम है, आप अगर अपने टारगेट को आपको अचीव करना है तो उसके लिए आपको हर क्लास है उसको सीरियसली पढ़ना है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। आप नेवी, एयरफोर्स, एनडीए या नीट की जब एग्ज़ाम दोगे तो उस एग्ज़ाम में आपको 11th क्लास और 12th क्लास, 9th 10th का नहीं, 11th और 12th का कोर्स ही मिलेगा। सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अकेली फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट में बात की जाए तो आपको 11th और 12th का मिलता है और जो 11th का वेट होता है वो 12th से ज़्यादा मिलता है। तो 12th का तो बच्चे क्लियर कर देते हैं, आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि 12th क्लास जब बोर्ड की होती है तो बच्चे शुरुआत से लग जाते हैं कि हमें परसेंटेज बनाने हैं, परसेंटेज बनाने हैं। लेकिन 11th क्लास को वो सिंसियरली नहीं पढ़ते, वो सोचते हैं नॉन बोर्ड ही तो है। अरे नॉन बोर्ड तो है लेकिन पढ़ना तो है ना। आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो या केवल परसेंटेज के लिए पढ़ रहे हो? परसेंटेज से या किसी क्लास विशेष में अच्छे परसेंट आने से आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। आप हर क्लास को बोर्ड की तरह पढ़ोगे तभी आप अपने एम तक पहुंच सकते हो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम आपका जो एम है उसमें सारे क्लासों के जितने जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके क्वेश्चन आने हैं। केवल बोर्ड के नहीं पूछेंगे कंपटीशन एग्जाम में, सभी जो क्लास होंगे उन सब के क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 11th क्लास इज मोर इम्पोर्टेंट देन द 12th क्लास। जो 11th क्लास को जो बच्चा सिंसियरली पढ़ लेगा वो आगे कंपटीशन में आसानी से फर्स्ट चांस में ही उस कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर सकता है। हमें पता है पुराने बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, उन सब बच्चों को यही प्रॉब्लम रहती है कि सर 11th के कॉन्सेप्ट अधूरे रह गए हैं, वो क्लियर नहीं हुए हैं। वो इसलिए क्लियर नहीं होते हैं क्योंकि बच्चों के ये मानसिकता, ये मेंटलिटी बन जाती है कि 11th क्लास है वो नॉन बोर्ड है, इसलिए हम इसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे, हम तो 12th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए वो जब भी कंपटीशन एग्जाम में जैसे 12th पास करके आप किसी कोचिंग में जाओगे तो आपको ये फील होगा कि हम 11th क्लास में बहुत पीछे हैं, हमें कुछ नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही आपको क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि 11th क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है।
इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको वैसे ही पढ़ाई करनी है। आप बोर्ड नॉन बोर्ड को भूल जाइए, आपको केवल अपने टारगेट पर फोकस कीजिए। आपको अपने टारगेट को अगर अचीव करना है, आपने जो जिस एम के साथ आपने साइंस का चुनाव किया है, उस एम को आपको मद्देनजर रखते हुए आपको स्टडी करनी है। और 11th क्लास के हर सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ोगे, हर वीडियो को देखोगे, और सभी बच्चे जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी बच्चे क्लास अटेंड करेंगे, सभी बच्चे वीडियो देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एम। ओके, सभी आप, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे अपने टारगेट में कामयाब होंगे और काबिल भी हैं सभी बच्चे। ठीक है बच्चों, तो हमें फिजिक्स का चैप्टर शुरू करने से पहले अपने 11th क्लास में अपने 14 चैप्टर हैं बच्चों। कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर है। 12th क्लास में 17 चैप्टर है। 12th क्लास है थोड़ा लेंथी है, 11th है थोड़ा छोटा है, और इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत ही सिंपल है। इतने ज़्यादा डेरिवेशन भी नहीं है, लेकिन वेटेड बहुत ज़्यादा है। अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट है इसमें। 11th क्लास में अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट है, और 12th क्लास में लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। तो ज़्यादा है, लार्ज है 12th क्लास का, लेकिन कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। और 11th क्लास स्मॉल है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? अनलिमिटेड है, कि कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए आपको 11th क्लास को अच्छे से आपको स्टडी करनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका मोटिवेशनल जो भी स्पीच था वो मैंने आपको दे दिया है। आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, आप और इसको आप फॉलो भी करोगे कि सर ने अगर कहा है तो बहुत ही सही कहा होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमें फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले हमें जो भी फिजिक्स में जो भी फॉर्मूले जाएंगे, अपने 11th क्लास की बात करें या 12th क्लास की बात करें, या आप कंपटीशन एग्जाम की बात करोगे, या कुछ बच्चे हायर स्टडी में जाएंगे वहाँ उसमें बात करें, तो आपके फॉर्मूले, आपके कोई भी डेरिवेशन होगा या कोई न्यूमेरिकल जो होता है, फिजिक्स में फॉर्मूले का बहुत महत्व होता है। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले काम में आते हैं। जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स ली है वो बच्चे तो मैथ में पढ़ लेते हैं फॉर्मूले, लेकिन जो बच्चे बायो लेके आते हैं उन बच्चों के वो कैलकुलेशन में, वो फॉर्मूले में दिक्कत ही रहती है हमेशा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो हमें अपना चैप्टर शुरू करने से पहले फिजिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट है, छोटे जो भी फॉर्मूले हैं, मैथमेटिक्स जो फॉर्मूले हमें काम में लेने हैं फिजिक्स में, वो फॉर्मूले पहले हम पढ़ेंगे। और कुछ हमारे पास, मैं आपको टेबल भी ऐसी बनवाऊंगा कि जो आपके कांस्टेंट होंगे और उन कांस्टेंट के मान आपको याद रखने होंगे सीधे। ठीक है बच्चों, तो हमें मैथमेटिक्स जो फॉर्मूले पढ़ेंगे, आप सोचोगे कि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे क्योंकि फिजिक्स है वो मैथमेटिकल सब्जेक्ट ही है। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन ही ज़्यादा चलती है, कैलकुलेशन भी होती है उसमें। आपका फिजिक्स है वो सभी सब्जेक्ट का क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि फिजिक्स में आपके थ्योरी भी आती है, आपके डायग्राम भी आपको समझने पड़ते हैं, और आपको न्यूमेरिकल भी करने पड़ते हैं, डेरिवेशन भी करने पड़ते हैं। तो सभी जो भी जितने भी आपके सब्जेक्ट में जो सामग्री होती है वो सारे की सारी फिजिक्स में देखने को मिलती है। इसलिए आपके डेरिवेशन इजीली हो जाएं, आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो इजीली सोल्व हो जाएं। इसके लिए पहले हम जो फॉर्मूले हैं, मैथमेटिकल जो फॉर्मूले हैं, जो हमें 11th 12th सभी क्लासों में हमें काम में आने वाले हैं, वो फॉर्मूले पहले हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे बच्चों जो आपको पहले से पता होंगे। L1 का मतलब लेक्चर फर्स्ट है बच्चों ये, ठीक है ना। ओके, तो जो भी फॉर्मूले होंगे, ठीक है बच्चों, कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो आपको पहले से पता होते हैं, जो आप 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, और कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं देखे हैं। ठीक है, तो आपको सभी फॉर्मूले जो आप पहले पढ़ चुके हैं उनका आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो आपने नहीं देखे हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो मैथमेटिक्स में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, जैसे आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है वो 6 टाइप के होते हैं। साइन, कॉस, जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कोट होता है, सेक और कोसेक। 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं, ठीक है बच्चों। और क्या होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन कैसे होते हैं मैथमेटिक्स के, उसके भी हम फॉर्मूले देखेंगे।
लॉगरिथम फंक्शन भी होते हैं। लॉगरिथम फंक्शन के क्या फॉर्मूले होंगे वो हमें देखेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, उसके फॉर्मूले क्या होंगे वो भी हम देखेंगे। इंटीग्रेशन भी हम देखेंगे, डिफरेंशिएशन भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी आपके फॉर्मूले होंगे वो सब फॉर्मूले हमें पढ़ेंगे। अपना 1 वीक तक ये फॉर्मूलों की क्लास चलने वाली है, उसके बाद में हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूलाज। ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूलाज, ओके। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो होते हैं वो 6 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 6। और उन पर जो बेस्ड जो फॉर्मूले हैं वो हमें देखेंगे। सबसे सिंपल जो होता है बच्चों फॉर्मूला, सबसे सिंपल जो फॉर्मूला है वो ये है। देखो बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री जो फॉर्मूला है उसका सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? देखो बच्चों, आपने ये पढ़ा होगा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये हम फिजिक्स में बहुत जगह काम में लेने वाले हैं। किन्हीं बच्चों के अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो ज़्यादातर बच्चे सोचेंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे ही बहुत आसान है। जब आसान पढ़ोगे तो मुश्किल चीज़ें भी और भी आसान हो जाएंगी। ठीक है, वो आसान तभी लगता है जब वो आता है, जब वो नहीं आता है तो बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, मैं इसको O पॉइंट मान लेता हूँ, इसको A पॉइंट मान लेता हूँ, इसको B पॉइंट मान लेता हूँ। ओके, अब देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर हम एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं। क्या? पाप बट्टे हा हा हा, पाप बट्टे हा हा हा। ठीक है, P बोले तो परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? सॉरी, ये बेस होगा, बेस। ठीक है, PPP डिवाइडेड बाय HHB होता है। ये फॉर्मूला हम लेते हैं। P बोले तो परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है बेस। ओके बच्चों, अब देखो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ही उसको अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर अपना राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब ट्रायंगल कैसा हो बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल हो। अब देखो ट्रायंगल जो होता है उसमें 3 साइड्स होती है, 1, 2 एंड 3। एक साइड्स को हमें परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक साइड अपनी हाइपोटेनियस होती है और एक साइड अपनी बेस होती है। तो ज्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि इस ट्रायंगल से उसको पता ही नहीं चलता कौन सा इसमें हाइपोटेनियस है, ठीक है, कौन सा इसमें बेस है, कौन सा इसमें परपेंडिकुलर। तो देखिए बच्चों, सबसे सिंपल सी बात, हमें ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल हो। कैसा ट्रायंगल हो बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के जस्ट जो फ्रंट में जो साइड होगी, इसके फ्रंट में जो साइड है, ये क्या होती है बच्चों? हाइपोटेनियस होती है। ये क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। ये क्या होती है? हाइपोटेनियस। अब इसमें तो सिंपल आपको ये भी पता है कि सबसे जो लॉन्गेस्ट जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होती है। बट कहीं आपको ट्रायंगल ऐसा भी मिलता है देखने को, तो उसमें आप पता नहीं लगा सकते कि भी कौन सी साइड बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आपको सिंपल यही याद रखना है कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है, उसके जो फ्रंट में जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास ये तो 90 डिग्री है, ये और ये, इन दोनों जो वर्टिसेस है उस पर आपको कुछ न कुछ एंगल दिया होगा। जैसे मान लो यहाँ पर एंगल दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया बच्चों? एंगल दे दिया। तो अगर यहाँ पर एंगल दिया है तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड है ये क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर होती है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी बच्चों? परपेंडिकुलर। और जो बचा है ये साइड बच गई और ये क्या होगी बच्चों? बेस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस है वो डिपेंड करेगा, हाइपोटेनियस तो इस 90 डिग्री एंगल के सामने होगी और परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेगा इस एंगल पर। अगर एंगल यहाँ न देकर आपको एंगल ये गिवन हो, इस एंगल को आप कंसीडर करके कर रहे हो, तो इस एंगल के सामने वाली ये साइड क्या हो जाएगी बच्चों? परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी।
ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस वाली साइड कौन सी होगी, दैट इज डिपेंड्स ऑन दिस एंगल। इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी, और ये जो बची है वो बेस होगी। तो ये तो होगी इस ट्रायंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर तीनों हमने कंसीडर कर लिए हैं। अब देखो इससे रिलेटेड अपने जो ट्रिगोनोमेट्री आपके फॉर्मूलेज क्या होंगे वो देखिए। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे बच्चों, ओके। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस से, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ओके। तो यहाँ से देखो साइन 6 के 6 जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उनके हम फॉर्मूले लिख लेंगे। साइन जो थीटा होता है, यहाँ पर एंगल थीटा दिया है, साइन थीटा जो इनिशियल जो है ये फॉर्मूला लगाना है, क्या है ये, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये साइन के लिए होगा, ये कॉस के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा बच्चों, टेन के लिए होता है, ठीक है। अब कॉस थीटा क्या होगा, ये तो हमारे पास साइन का फॉर्मूला आ गया। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ही है साइन, 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, सबके फॉर्मूले हम लिखेंगे। और इन टर्म्स ऑफ साइड आ गया, साइड के टर्म्स में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के ये फॉर्मूले होंगे, ठीक है। ये सबको पता होंगे, जिन बच्चों को नहीं पता वो वापस क्लियर कर लेना। कॉस थीटा क्या होगा, ये कॉस थीटा होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ओके। अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होगा, ओके। और इसके रिवर्स करेंगे। अब हमारे पास 3 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और है। कोट थीटा जो होता है वो टेन का रिवर्स होता है, इसके भी फॉर्मूले लिखेंगे। तो जो भी टेन का आया है उसका रिवर्स कर दो, कोट थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके। कॉट है, ओके। और जो सेक जो होता है वो किसका रिवर्स होता है बच्चों, सेक होता है वो कोस का रिवर्स होता है। तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, इसको आप रिवर्स कर दो, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस था, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा। और कोसेक जो होता है वो किसका रिवर्स होता है बच्चों, साइन का रिवर्स होता है, तो हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा, ओके बच्चों। ये फॉर्मूले सभी बच्चे नोट कर लेंगे, ओके बच्चों। इज इट क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ओके, नोट कर लेंगे सभी बच्चे ये। अब देखिए, अब इन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में आपस में अगर हम रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या आएगा, देखिए बच्चों, रिलेशन साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा वो क्या होता है, 1 कोसेक थीटा होता है। अभी हमने फॉर्मूले को रिवर्स किया था, वो क्यों किया था, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का रिवर्स होता है, ठीक है बच्चों। और कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 सेक थीटा होता है, ठीक है। और टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 कॉट थीटा होता है। ये रिवर्स करते हैं, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूले आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, हम इसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं। जो आपने पढ़ लिए हैं और जो नहीं पढ़े हैं सारे फॉर्मूले देखेंगे हम, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 3 फॉर्मूले और हैं जिनको आप पढ़ चुके हो, ओके। एक फॉर्मूला ये होता है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे समस्याएं बहुत ही छोटी हो जाती है। कैसे हो जाती है, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसको 1 लिख सकते हैं बोले तो हमारे पास ये फॉर्मूला हम बहुत जगह यूज में लेने वाले हैं। अगर मान लो हमें थीटा को हटाना है तो हमें क्या करना है, साइन का स्क्वायर कर दो और कॉस का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दें, तो दोनों को क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो थीटा हट जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी बच्चों क्या होगी, 1 होगी। अगर हम बात करें साइन स्क्वायर x प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर
एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। अगर हम बात करें साइन स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए कॉस स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या होती है बच्चों 1 होती है। अगर हम बात करें साइन स्क्वायर रामायण प्लस ए कॉस स्क्वायर रामायण, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे ये पढ़ के आ जाते हैं कि जब थीटा एंगल होता है तभी 1 होता है। देखो बच्चों कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, दोनों तरफ स्क्वायर होना चाहिए। एक आपका फंक्शन क्या होना चाहिए साइन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए कॉस होना चाहिए, और दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, और एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए। कुछ भी हो सकता है लेकिन इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे देखो स्क्वायर है, एक साइन एक कॉस है, एंगल दोनों इक्वल है तो 1 आएगा। स्क्वायर है, एक साइन है एक कॉस है, एंगल इक्वल है 1 आएगा। स्क्वायर है, ये साइन है एक कॉस है, बीच में प्लस भी है, और रामायण एंगल इक्वल है तो 1 आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। तो ये कुछ बच्चे केवल यही सोचते हैं कि जब एंगल थीटा होता है तभी 1 आता है। एंगल कुछ भी हो सकता है लेकिन इक्वल होना चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए। अगर मान लो ये होता, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूं, आपको फॉर्मूला केवल यही लिखना है, समझने के लिए आपको मैंने इतने फॉर्मूले लिखाए हैं। अगर मान लो ये होता साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई है, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसको भी 1 करके आ जाते हैं, ये 1 नहीं होगा क्योंकि एंगल क्या हो गए डिफरेंट हो गए। यहाँ पर एंगल अगर डिफरेंट है देन इक्वल टू 1 नहीं होगा। साथ में अगर मान लो ये प्लस में ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया, साइन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो आप हो गया एंगल इक्वल है, लेकिन यहाँ माइनस आ गया तो दैट इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। इसका फॉर्मूला अलग होगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर जो थीटा होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है कोट स्क्वायर थीटा। ओके, और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक, क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो थीटा होता है दैट इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले हैं। ओके, ज्यादातर हम इसी को यूज में लेने वाले हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और सभी बच्चों को समझ में भी आया होगा और सभी बच्चे होमवर्क भी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और जितने बच्चों के कमेंट आएंगे मैं यही सोचूंगा कि इतने ही बच्चों ने पढ़ाई की है। ठीक है ना, तो हमें 1-2 दिन बाद में ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है तो अभी ऑफलाइन पढ़ेंगे 2-4 दिन, उसके बाद में आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू कर देंगे, जिससे आपको मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे जुड़ रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, टेक केयर, खुश रहो।